हेलो स्टूडेंट्स, कैसे बच्चों आप लोग। अभी अपन जो बच्चों लास्ट वीडियोस में हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर खत्म करके आए थे। आज बच्चों जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसको अपन क्या कहेंगे, सॉल्यूशन। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं सॉल्यूशन बच्चों हम लोगों ने पढ़ा तो सॉल्यूशन की कई चीज़ें हम लोगों ने क्या की थी, सरफेस केमिस्ट्री में भी सीखी। सॉल्यूशन की बच्चों जब हम बात करते हैं, चैप्टर आपका है, अपन आज स्टार्ट कर रहे हैं इसको, तो अगर सॉल्यूशन की बेसिक बात करो बच्चों तो आप लोगों को पता है सॉल्यूशन कैसे बनता है। सॉल्यूशन के लिए जब हम बात करते हैं बच्चों तो क्या कहते हैं हम लोग कि सॉल्यूशन में दो चीज़ें होती है जिनसे मिलकर सॉल्यूशन तैयार होता है। अगर अपन कहें यहाँ पे सॉल्यूट होता है बच्चों आपका, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट आपस में मिलके हमको क्या देते हैं बच्चों, सॉल्यूशन देते हैं। ये तो हम बेसिक पढ़ के आए, ठीक है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके सॉल्यूशन देते हैं बच्चों अपन को। तो अपन ये पढ़ते हैं कि भाई सॉल्यूशन मतलब क्या, कि इन दोनों के मिलने से बना होगा। कई चीज़ें सॉल्यूशन की हम लोगों ने बच्चों डिस्कस कर ली पहले ही सरफेस केमिस्ट्री के अंदर, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा था ट्रू सॉल्यूशंस। क्या कहा था हमने, ट्रू सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन की बात की थी बच्चों कि सॉल्यूशन कब प्रिपेयर होता है, जब हम क्या कहते हैं कंप्लीट डिसॉल्व होता है सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर। सॉल्यूशन कब बनता है बच्चों, जब अपन क्या कहते हैं कंप्लीट सॉल्यूट, ये सॉल्यूट चीज़ जो है जब सॉल्वेंट में कंप्लीट डिसॉल्व हो रही है तो क्या बनाएगी बच्चों, सॉल्यूशन बनाएगी। बात समझ में आ गई। तो एक तरह से अपन सॉल्यूशन को क्या कह सकते हैं बच्चों, होमोजीनस मिक्सचर कह सकते हैं क्या, हाँ कि नहीं। क्या पढ़ा है पहले, ये भी पढ़ा है ना। पहले अपन ने क्या चीज़ बताई थी बच्चों सरफेस केमिस्ट्री में, यही तो कहा था हमने, होमोजीनस मिक्सचर के लिए बात करते हैं तो हम सॉल्यूशन को होमोजीनस कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि सॉल्यूट सॉल्वेंट में कंप्लीट डिसॉल्व हो चुका होता है। बात समझ में आई। जब कंप्लीट डिसॉल्व नहीं होता तो हम उसको क्या कह देते हैं, हेट्रोजीनस मिक्सचर कहते हैं। ये होमोजीनस कहलाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है, दो फेस आपस में मिक्स हो चुकी है और एक ही फेस को शो कर रही है। जैसे एग्जाम्पल अपन नमक वाला लेते हैं बच्चों, नमक को पानी में घोला तो घोलने के बाद कंप्लीट नमक घुल जाता है। अब आपको कोई कहे कि नमक और पानी को अलग कर दो तो क्या आप कर पाओगे, नहीं कर पाओगे बच्चों। बात समझ गए। इसका मतलब क्या हुआ, वो कंप्लीट हो चुका है। और एक दूसरा अपन एग्जाम्पल लेते हैं बार बार, किसका, सैंड का और वाटर का। वाटर में आपने सैंड को ऐड कर दिया, फिर आपको कहा जाए कि उसको सेपरेट कर दो तो आप कर लोगे, ईजिली कर लेंगे क्योंकि डिजॉल्व ही नहीं हुई है। बात समझ गए। तो वो वाला तो अपन क्या कहते हैं, हेट्रोजीनस मिक्सचर। इसको बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, होमोजीनस मिक्सचर कहते हैं। अब अपन बात करते हैं बच्चों, जब हम सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं तो इन दोनों के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। इनकी परिभाषा, इनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट की डेफिनेशन असल में होती क्या है। तो बच्चों अपन बात करते हैं सॉल्यूट का मतलब क्या होता है, वो जो कि क्या होगा, पहली चीज मिनिमम अमाउंट में होगा बच्चों, और विच जो कि क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, एक तो अपन ने क्या बोला, सॉल्यूट क्या है बच्चों, मिक्स, वो क्या है, मिनिमम अमाउंट, ये n है ना, x लग रहा होगा ये बनने में, मिनिमम अमाउंट। ठीक है, सॉल्यूट का मतलब क्या होगा, हमेशा की वो कम मात्रा जिसको आप क्या कर रहे हो, मिक्स कर रहे हो, मिनिमम अमाउंट होगा। और दूसरी चीज़ क्या, विच डिसॉल्व, जो कि खुद डिसॉल्व हो रहा है। ठीक है, खुद डिसॉल्व हो जाएगा बीच में मिक्स होके तो उसको आप सॉल्यूट कह दोगे। सॉल्वेंट क्या हो गई बच्चों, सॉल्वेंट को अगर अपन बताते तो अपन क्या बोलेंगे, इसका मैक्सिमम अमाउंट। ठीक है, अगर आपको डेफिनेशन देनी है तो आप ये कहोगे, दैट क्वांटिटी विच प्रेजेंट इन मिनिमम अमाउंट नोन एज सॉल्यूट। जो कम मात्रा में होगी, जो कम अमाउंट में होगी वो तो सॉल्यूट कहलाएगी, जो ज़्यादा अमाउंट में होगी वो क्या कहलाएगी बच्चों, सॉल्वेंट कहलाएगी। ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट। और जो क्या कर रहा है, डिसॉल्व करता है। ठीक है, विच डज डिसॉल्व। ठीक है, जो डिसॉल्व करेगा उसको आप क्या कहोगे बच्चों, सॉल्वेंट कहोगे। बात समझ गए। अब अपन आते हैं इनकी कुछ टर्मिनोलॉजीज पे। ठीक है, अब बच्चों इसके अंदर क्या बात कर लेते हैं, जब हम बात करते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिल गए, आप लोगों ने अभी क्या कहा कि कम अमाउंट ज़्यादा अमाउंट में मिला, आपको क्या मिल गया बच्चों, सॉल्यूशन मिल गया। बात समझ गए। ठीक है, अब सॉल्यूशन के भी तो टाइप हो सकते हैं, क्या सॉल्यूशन के टाइप हो सकते हैं, कितने टाइप का सॉल्यूशन हो सकता है बच्चों, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बेसिस पे अगर हम सॉल्यूशन को डिवाइड करते हैं। ठीक है, कैमरा चालू है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बेस पे अगर अपन सॉल्यूशन को डिवाइड करते हैं बच्चों, दो टाइप का हो सकता है, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड। दो टर्म आ गई, डाइल्यूट होता है सॉल्यूशन और क्या होता है बच्चों, कंसंट्रेट होता है। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ बच्चों, जिसके अंदर सॉल्यूट का अमाउंट कम है और दूसरी चीज़ जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा है। अभी अपन ने पहले क्या चीज़ बोली, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात की तो हमने पहले कह दिया सॉल्यूट मतलब कम अमाउंट में होगा,
और सॉल्वेंट मतलब ज़्यादा अमाउंट में होगा। जैसे बार बार हम कहते हैं कि नमक को पानी में घोलते हैं बच्चों, तो 1 गिलास वाटर के अंदर आप 1 स्पून क्या डाल रहे हो, सॉल्ट, मतलब क्वांटिटी कितनी कम है, 1 स्पून ही है। और अगर अपन ग्लास की बात करें तो ग्लास में कितनी क्वांटिटी आ सकती है वाटर की, 200 ml 300 ml इतना होगा 1 गिलास के अंदर। बात समझ गए मेरी। और यही चीज़ बच्चों अगर अपन बात करते हैं कि सॉल्यूट की बात करी अपन ने, तो क्या हमने क्या कहा कि इसी के बेसिस पे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के बेस पे सॉल्यूशन के 2 टाइप हो जाते हैं बच्चों। बात समझे। तो आप क्या कहोगे, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड। बात समझ गए। सॉल्यूट के अमाउंट के बेसिस पे है। अगर आपसे पूछा जाए क्लासिफिकेशन किस बेस पे कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए बच्चों सॉल्यूट के बेसिस पे है। बात समझ गए। सॉल्यूट के बेसिस पे आप सॉल्यूशन को 2 पार्ट में डिवाइड करते हो, एक कहलाता है डाइल्यूट, एक कहलाता है कंसंट्रेटेड। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अब 1 गिलास पानी में मैंने क्या करा, 1 स्पून डाला था नमक, 1 चम्मच नमक मिलाया। उसकी जगह पे मैं क्या करूँ बच्चों, 1 गिलास में तो 1 चम्मच नमक मिलाया, दूसरे गिलास में 5 चम्मच नमक मिला देते हैं, तो दोनों में डिफरेंस आ गया। इसका मतलब पहले वाले की कंडीशन में आप क्या कहोगे बच्चों, जैसे 2 गिलास ले लिया हम लोगों ने, एक लिया आपने ए और एक लिया बच्चों आपने बी, ठीक है। वाटर इसके अंदर है। अब अपन ने क्या करा है, यहाँ पे तो सॉल्ट मिलाया आपने 1 स्पून और इस वाले में कितना मिला दिया, 5, 1 और 5। अब खुद को पता है हमें, अगर हम बात करते हैं सॉल्यूशन में सॉल्यूट के पार्टिकल्स के नंबर क्या होंगे बच्चों, पहले वाले में कम होंगे, दूसरे वाले में ज़्यादा होंगे। अगर नमक की बात करते हैं हम, तो इस वाले में कम है, इस वाले में ज़्यादा है, तो जिसमें कम है वो क्या हो जाएगा बच्चों, डाइल्यूट हो जाएगा। मतलब आप कहोगे सॉल्यूट के पार्टिकल डाइल्यूट सॉल्यूशन में कम होते हैं। सॉल्यूट के पार्टिकल डाइल्यूट सॉल्यूशन में बच्चों कम होंगे, तो इसका मतलब उसकी कंसंट्रेशन भी कम होगी। इसका मतलब वो लाइट होगा, इसका मतलब वो डाइल्यूट होगा। बात समझ गए। जैसे आप मान लो 1 गिलास में 1 चम्मच नमक मिलाते हो, उसको पी के देखो तो ये तो आप कहोगे कि कम खा रहा है, ये पानी कम खा रहा है, इसको पी सकते हैं। 5 चम्मच अगर नमक मिला दिया जाए 1 गिलास पानी में, तो आप कहोगे कि बहुत ज़्यादा खा रहा है, पीने में दिक्कत आ रही है। मेरी बात समझ में आई। या चाय में बच्चों शुगर मिलाते हैं, एग्जाम्पल इसका भी ले सकते हैं हम। चाय में आप शुगर मिला रहे हो, किसी किसी को फीकी चाय पसंद होती है, क्या करते हो, शुगर मिला रहे हो 1 चम्मच 1 कप में। किसी किसी को बहुत मीठी चाहिए, वो कह रहा है 4 चम्मच शक्कर मिला के दो मुझे। बात समझे। तो कंसंट्रेशन किसकी ज़्यादा हो गई, डाइल्यूट कौन सा हो गया, जिसमें 1 चम्मच आपने शक्कर डाली, और दूसरी वाली चाय कौन सी कंसंट्रेटेड हो गई, जिसमें आपने 4 चम्मच शक्कर डाल दी। पीते हैं लोग, मीठी वाली चाय भी पीते हैं, ठीक है। तो अपन को समझ में आ गया, इससे डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड हो सकते हैं बच्चों। डाइल्यूट जिसमें सॉल्यूट की मात्रा कम, और कंसंट्रेटेड जिसमें सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा होगी, सॉल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, तो उसके बेसिस पे हम इसको 2 में डिवाइड करते हैं, डाइल्यूट वाला और कंसंट्रेटेड वाला। डाइल्यूट जिसमें अपन कहेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल इज मिनिमम, किसके नंबर ऑफ पार्टिकल, सॉल्यूट के। नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट इज मिनिमम, और कंसंट्रेटेड वालों में बोलोगे आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट इज मैक्सिमम। अधिकतम होंगे मैक्सिमम होंगे, तभी वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनेगा आपका। बात समझ गए। तो अगर अपन बात करें कि कौन सा वाला ज़्यादा इफेक्टिव होगा बच्चों, तो आप क्या बताओगे, कंसंट्रेटेड वाला ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि आपने जो ये वाला कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लिया, आप इसकी थोड़ी सी भी क्वांटिटी लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। और डाइल्यूट वाले की हम बात करते हैं, तो डाइल्यूट वाला अपन कितना ही मिला लो तो भी क्या होगा, उसमें हमें क्वांटिटी उसकी ज़्यादा चाहिए होगी। बात समझ गए। अब चलते हैं अपन आगे, ठीक है। इतना क्लियर है बच्चों। अब मैं आपको लिख देती हूँ, यहाँ पे एक टेबल बना रही हूँ, उसको नोट कर लो साथ में, ठीक है। ये तो इंट्रोडक्शन देख लिया अपन ने बच्चों। अभी तक अपन ने पढ़ा सॉल्यूशन के बारे में, सॉल्यूशन की टाइप देखे बच्चों। एक चीज़ यहाँ पे और नई निकल के आई है, वो क्या है मैं समझा देती हूँ। एक और नई टर्म है जिसको अपन क्या कहेंगे बच्चों, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या चीज़ होती है, पहले उसको समझ लो। सैचुरेटेड सॉल्यूशन को समझने के लिए हम लोग एक देते हैं बच्चों, एग्जांपल लेते हैं। आपको अभी अब मैंने क्या बताया था, आपने क्या करा, 1 गिलास पानी में 1 चम्मच नमक डाला, क्या सॉल्यूशन बना, डाइल्यूट सॉल्यूशन। बात समझे। उसी अब अपन ने क्या किया बच्चों, नमक की क्वांटिटी बढ़ा दी। 1 चम्मच मिलाने के बाद हमने 4 चम्मच और ऐड कर दिया उसी में, एक ही ग्लास के अंदर। अब पहले जब हमने बच्चों 1 चम्मच नमक डाला था, तब क्या था, सॉल्यूशन आपका डाइल्यूट था, क्योंकि उसमें क्या थे, नमक के जो पार्टिकल्स थे बच्चों, सॉल्यूट के पार्टिकल, उनके नंबर क्या थे, कम थे। हम लोगों ने क्या किया अब, और बढ़ा दिया नमक की क्वांटिटी, सॉल्ट की क्वांटिटी बढ़ाई बच्चों। अपन ने क्या करा, 2, 3, 4, 5 चम्मच मिला दिए, टोटल 4 और ऐड कर दिए, टोटल कितने हो गए, 5 हो गए। 5 चम्मच हम लोगों ने नमक डाल दिया 1 गिलास पानी के अंदर ही। इसका मतलब हमने सॉल्वेंट की क्वांटिटी नहीं बढ़ाई, सॉल्यूट की क्वांटिटी बढ़ाई। तो क्या हो गया बच्चों, वो डाइल्यूट से क्या हो गया, कंसंट्रेटेड हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, हम और 5-6 चम्मच उसमें ऐड कर देते हैं, इतना जितना कि एक लिमिट तक उसमें घुलता जाए।
क्या होगा, अब आपने 5 चम्मच नमक मिलाने के बाद और नमक ऐड करते जा रहे हो, एक लिमिट ऐसी आएगी जब तक वो घुलेगा, उसके बाद तो घुलना बंद। मेरी बात समझे। 1 गिलास पानी में बच्चों आपने 1 चम्मच नमक डाला, घुल गया। 2, 3, 4, 5 कंसंट्रेशन बढ़ा के अपने कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बना दिया, तब भी घुल गया। और भी क्वांटिटी आपने नमक की उसमें ऐड की बच्चों, तो एक लिमिट तक तो घुलेगा, एक लिमिट के बाद वो घुलना बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो जाएगा? क्योंकि जो वाटर के मॉलिक्यूल है जिनके बीच में स्पेस है, जहाँ पे क्या होता है बच्चों, NaCl के पार्टिकल जाके फिक्स हो जाते हैं, तभी तो डिजोल्व हो रहे हैं। डिजोल्व होने का मतलब क्या बताते हैं अपन कि कोई भी चीज़ सॉल्यूट जब सॉल्वेंट में डिजोल्व होता है, इसका मतलब क्या होता है, उसके जो पार्टिकल्स का साइज है उनके बीच में जाके वो क्या हो जाते हैं बच्चों, रुक जाते हैं, रहने लग जाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, वो पूरी तरह गायब होकर उनकी खाली जगहों के बीच में भर के उसको क्या कर लेते हैं, कंप्लीट डिसअपियर हो जाते हैं। जैसे अगर अपन मॉलिक्यूल की बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे आप समझ सकते हो, ये 1 गिलास पानी, इस पानी में मैं कह देती हूँ वाटर के मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से अरेंज है। बात समझ गए। हम मान लेते हैं वाटर के मॉलिक्यूल क्या है, 1 गिलास पानी में ये वाटर के मॉलिक्यूल देख लिए हमने कुछ इस तरीके से हैं बच्चों। अब वाटर का मॉलिक्यूल है बड़ा, सॉल्ट का पार्टिकल है वो छोटा। अपन मान लेते हैं सॉल्ट का पार्टिकल कहाँ गया बच्चों, ये देखो ब्लू कलर से देखते हैं अपन, सॉल्ट का पार्टिकल यहाँ जाके इकट्ठा हो गया। नमक आप डालते गए, नमक क्या किया, नमक ने क्या किया बच्चों, वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस था वहाँ जाके क्या हो गए, चले गए, वहाँ अंदर एंटर हो गए। अब जब अंदर एंटर हो गए तो इसका मतलब उन्होंने क्या की, सारी वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जितना भी स्पेस था उसको सबको घेर लिया। अब जितना आप स्पेस प्रेजेंट होगा बच्चों, उतना ही तो नमक डालोगे, हाँ कि नहीं। जैसे ही स्पेस क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा, तो और नमक ऐड हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि कितना घुलेगा, जितना कि पानी के अंदर मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस होगा। पानी के अणुओं के बीच में, वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जितना स्पेस, जितनी जगह होगी, उतना ही तो नमक जाएगा। उससे ज़्यादा क्वांटिटी आप डिजोल्व करना चाहोगे, नहीं होगी। आप ये एक्सपेरिमेंट घर पे भी करके देख सकते हो बच्चों। ज़्यादा क्वांटिटी अगर आपने ज़्यादा नमक की ऐड करी तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद वो सेटल डाउन होने लग जाएगा, नीचे बैठेगा, क्योंकि वाटर की कैपेसिटी खत्म हो गई नमक को और घोलने की। इसका मतलब वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस था वो खत्म हो चुका, उसमें ऑलरेडी नमक जा चुका है, तो और जगह है ही नहीं भरने के लिए। बात समझ में आई। इसको एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं। 1 गिलास लो, 1 गिलास में आप क्या करो, कांच के वो कंचे आते हैं, छोटी छोटी बॉल ले लें या कंचे ले लें अपन। हमने क्या किया, 1 गिलास के अंदर कोई भी आपने कैसा भी ग्लास लिया बच्चों, उसके अंदर एक वो अपन ले लेते हैं ग्लास का, ठीक है, ग्लास वाला जो है ना, ट्रांसपेरेंट वाला, ट्रांसपेरेंट ग्लास आपने लिया बच्चों एक, उसमें आपने वो कंचे डाल दिए या छोटी छोटी बॉल्स डाल दी। अब आपको कहा गया कि भैया इसके अंदर 1 गिलास मिट्टी भी डाल दो। मिट्टी 1 गिलास डालोगे, एक और गिलास डाल सकते हो क्या बच्चों, या 1 गिलास मिट्टी आपने ली तो उसमें से आधा 1 गिलास उसमें आ पाएगी, इससे ज़्यादा तो आ ही नहीं पाएगी। क्यों नहीं आ पाएगी, क्योंकि जो कंचे या छोटी छोटी बॉल है उनके बीच के स्पेस में तो मिट्टी चली गई जितनी जानी चाहिए थी, बाकी क्या हुई, बाकी तो भर ही नहीं पाई, क्योंकि स्पेस था ही नहीं। और मिट्टी डालने की कोशिश करो, गिलास से बाहर गिरेगी, ग्लास के अंदर नहीं जाएगी। बात समझे मेरी, क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि स्पेस क्या हो चुका है बच्चों, फिल हो चुका है, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे आ रही है। तो जब अपन बोलते हैं वो पॉइंट, अपन कहते हैं मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिजोल्व इन 100 ग्राम सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। अपन ने क्या कहा यहाँ पे, सॉल्यूट की वो मैक्सिमम क्वांटिटी, बात समझे, सॉल्यूट की वो मैक्सिमम क्वांटिटी जो 100 ग्राम सॉल्वेंट में डिजोल्व हो जाए पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। टेम्परेचर क्या ले सकते हैं अपन, जैसे रूम टेम्परेचर हमने फिक्स कर दिया, तो वो आपका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर हो गया। इस टेम्परेचर पर जब इतने डिजोल्व हो रहा है, पर्टिकुलर टेम्परेचर समझ में आया बच्चों, क्योंकि अगर अपन टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, डिजोल्व होने की कैपेसिटी बढ़ती है, तो हम यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाएंगे नहीं, टेम्परेचर फिक्स रखेंगे। बात समझ गए। पर्टिकुलर टेम्परेचर का मतलब रूम टेम्परेचर की हम बात कर सकते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर कंडीशन पे अगर वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का मैक्सिमम अमाउंट जो कि सॉल्वेंट में, कितने सॉल्वेंट में, 100 ग्राम सॉल्वेंट में डिजोल्व हो जाता है, वो क्या कहलाता है बच्चों, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड का नाम ही यही कि अभी मैक्सिमम पॉइंट आ गया कि इतना ही घुलेगा, इससे ज़्यादा नहीं घुलेगा। बात समझे। आपने जैसे 1 गिलास पानी के अंदर 5 नमक मिला दिए थे, कंसनट्रेट कर दिया, 6 चम्मच आपने डाला, फिर 7वां डाला, 8वां डाला बच्चों, 9 तक वो घोल रहा है और 10वां डालते ही नीचे बैठ रहा है, तो आपको क्वांटिटी पता चल गई कि 1 गिलास पानी में आप कम से कम या मैक्सिमम 9 चम्मच नमक डाल सकते हो। इससे ज़्यादा जैसे ही आपने 10th वाला डाला वैसे ही वो क्या होगा बच्चों, डिजोल्व नहीं होकर नीचे बैठ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो 9 चम्मच जो उसकी कैपेसिटी निकली वो क्या निकली, वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना दिया उसने। मेरी बात समझ में आई बच्चों, पॉइंट क्लियर है। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन समझ में आ गया। अब इसका एक और टर्म होता है बच्चों, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये तो क्या था, सैचुरेटेड।
सैचुरेटेड का मतलब क्या हुआ, वो मैक्सिमम पॉइंट की इससे ज़्यादा क्वांटिटी आप डाल ही नहीं सकते। बात समझे। अब अगर मैं 9th के बाद 10वां चम्मच और मिला दूँ उसमें नमक, फिर घुलेगा थोड़ा ना, बैठ जाएगा। तो अगर अपन सैचुरेटेड पॉइंट के ऊपर क्वांटिटी सॉल्यूट की मिक्स करते हैं, वो पॉइंट क्या कहलाता है बच्चों, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बात समझ में आ गई। सैचुरेटेड सॉल्यूशन समझ में आ गया। सैचुरेशन बोलते हैं एक पॉइंट आ गया मैक्सिमम पॉइंट, इससे ज़्यादा वैल्यू बढ़ेगी नहीं। अपन बोलते हैं ना सैचुरेशन पॉइंट, क्या मतलब होता है उसका कि भाई एक मैक्सिमम पॉइंट पहुंच गए आप, मैक्सिमम लिमिट तक आ गए, इससे लिमिट आगे क्रॉस होगी नहीं, इससे ज़्यादा आपकी वैल्यू आएगी नहीं। बात समझ गए। तो वही वाला अपना आगे यहाँ पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, उसके ऊपर अगर अपन चले जाते हैं और क्वांटिटी डालते ही रहते हैं तो फिर आपका जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या कहलाएगा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसका मतलब सॉल्यूट की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा हो गई कि जितनी घुलनी थी वो तो घुल चुकी, उसके अलावा वो क्या करेगी बच्चों, सेटल डाउन होकर बैठ जाएगी। बात समझे। तो जो नया वाला आया अपने पास टर्म, वो क्या हो जाएगी, सुपर सैचुरेटेड हो जाएगी इस पॉइंट के ऊपर, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बात समझ गए बच्चों। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हुआ वो तो समझ में आ गया। मैक्सिमम अमाउंट की इतना ही आप सॉल्यूट घोल सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं डिसॉल्व कर सकते। और सुपर सैचुरेटेड अपन ने कहा कि इतना मैक्सिमम अमाउंट के बाद वाली स्टेज जहाँ पर सॉल्यूट घुलता नहीं है, नीचे बैठ जाता है, वो सॉल्यूशन आपका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। बात समझ में आ गई बच्चों। अब अपन आ जाते हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन पे। अपने सॉल्यूशन के कितने टाइप हैं, जैसे बच्चों आप लोगों को ध्यान होगा हमने क्या पढ़ा था, सरफेस केमिस्ट्री में कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़ा था बच्चों। कोलाइडल सॉल्यूशन में भी हम लोग क्या करते थे, डिफरेंट टाइप के क्या बनाते थे, ये सिस्टम बनाते थे। कोलाइडल सिस्टम याद है, सॉल्यूट को सॉल्वेंट में, डिस्पर्स फेज को डिस्पर्जन मीडियम में डिसॉल्व करते थे। सेम यही चीज़ यहाँ पे आ रही है बच्चों। टाइप ऑफ सॉल्यूशन बनाने के लिए आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालोगे, सॉल्यूट मतलब कम क्वांटिटी, सॉल्यूशन सॉल्वेंट मतलब ज़्यादा क्वांटिटी, और दोनों को मिक्स होकर क्या बन जाएगा, आपका सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है। अब क्या करा आपने, गैस को गैस में मिक्स कर सकते हो, हाँ कि नहीं। अगर बच्चों आप लोगों को याद हो तो कोलाइडल सॉल्यूशन में हमने क्या कहा था, गैस को गैस में मिक्स नहीं करते। क्यों नहीं करते थे, रीज़न बताइए। और कोई रीज़न, हम गैस को गैस में मिक्स नहीं करते थे कोलाइडल सॉल्यूशन में, क्यों बोलो। होमोजीनस मिक्सचर बनाती है, एग्जैक्टली सही है, बिल्कुल होमोजीनस मिक्सचर बनाती है गैस का गैस में मिक्सचर। लेकिन यहाँ पे हमने सबसे ऊपर रखा है, क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन ही क्या है बच्चों, होमोजीनस मिक्सचर है। बात समझिए मेरी। ठीक है। तो गैस को गैस से मिक्स किया, एयर मिल गई। अब एयर में आपको पता है ऑक्सीजन नाइट्रोजन सब गैसेस मिक्स है बच्चों, तो आप क्या सबको अलग अलग कर सकते हो, बाहर निकाल सकते हो, नहीं, हमें पता भी नहीं चलता। हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो कुछ अमाउंट में उसमें नाइट्रोजन भी तो प्रेजेंट होती है गैस में, पर हम क्या इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, नाइट्रोजन ये कलर की, ऑक्सीजन ये कलर की है, अलग निकालो, नहीं, क्योंकि होमोजीनस मिक्सचर है, कंप्लीट डिसॉल्व हो जाते हैं। बात समझे। सेकंड एग्जांपल, गैस लिक्विड में। लिक्विड में आपने थोड़ी सी गैस डाली, वो क्या हो गई, जैसे ऑक्सीजन वाटर में, जैसे कोल्ड ड्रिंक के अंदर क्या आती है बच्चों, CO2 गैस आती है। बात समझे। वो ऐसा तो नहीं होता ना, अलग होती है, बाहर पीते रहो आपके निकलेगी नहीं बाहर। वो कोल्ड ड्रिंक के अंदर जब CO2 गैस आती है बच्चों, तो होमोजीनस मिक्सचर ही तो बनाएगी। लिक्विड के अंदर क्या प्रेजेंट है, आपकी गैस है, तो कोल्ड ड्रिंक के अंदर से गैस बाहर तो आती नहीं है, उसी के अंदर प्रेजेंट होती है बॉटल में। बात समझ गए। उसके बाद ये जैसे ऑक्सीजन वाटर के अंदर मिक्स होती है, वो भी तो गैस है। बात समझे बच्चों। थर्ड वाला आपने बता दिया, गैस सॉलिड में। जब गैस सॉलिड में मिक्स होगी तो क्या बनाएगा, जैसे कि हाइड्रोजन गैस काम में ली जाती है बच्चों, आपको ध्यान हो, प्लेटिनम और प्लेटिनम के साथ हाइड्रोजन गैस को अपन किस में काम में लेते हैं, रिडक्शन वाली रिएक्शंस में, याद है। रिडक्शन रिएक्शंस होती हैं जहाँ पे प्लेटिनम और हाइड्रोजन गैस का अपन रिडक्शन वाला क्या कहते हैं, कैटेलिस्ट काम में लेते हैं। कैटेलिस्ट वाले में रिडक्शन के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे ये प्रोसेस में हाइड्रोजन गैस भी तो होती है बच्चों, तो क्या करती है, सॉलिड की सरफेस पे गैस चिपक जाती है, मिक्स हो जाती है, ध्यान है। तो ये वाला क्या बनाती है बच्चों, होमोजीनस मिक्सचर बनाती है। बात समझे। उसके बाद लिक्विड में, लिक्विड को लिक्विड में मिक्स कर दो जिसमें दिखाई नहीं दे वो बाहर बिल्कुल भी, जैसे अल्कोहल वाटर में, पानी में अल्कोहल को मिक्स कर दो, पता ही नहीं चलेगा पानी कहाँ अल्कोहल कहाँ। ठीक है। जैसे अपन बेंजीन होता है बच्चों, बेंजीन स्ट्रक्चर पता है, बेंजीन में अगर आप अपना ऑयल मिक्स करोगे तो ऑयल और बेंजीन का मिक्सचर जो बनेगा बच्चों, होमोजीनस मिक्सचर बन जाता है, कंप्लीट डिसॉल्व हो जाता है। बात समझे। ठीक है। थर्ड वाला, नेक्स्ट वाला अपन लेते हैं लिक्विड को सॉलिड में। थोड़े से लिक्विड को सॉलिड में मिक्स कर रहे हैं, जैसे मरकरी को अपन जिंक अमलगम में मिक्स करते हैं। जिंक है ना बच्चों, जिंक मेटल है,
ठीक है। जिंक का अमलगम होता है, उसमें आप क्या ऐड कर रहे हो, मरकरी। मरकरी आप लोगों को पता है लिक्विड है, मरकरी मेटल की बात करते हैं हम लोग, क्या होती है ये मेटल होकर भी लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पे। एक्सेप्शन है ना बच्चों, ये थर्मोमीटर में होती है, देखा है सभी ने। तो वो क्या है, लिक्विड है। लिक्विड किस में मिक्स हो रही है, सॉलिड में, जिंक में मिक्स हो रही है, अमलगम बनाती है। बात समझे। उसके बाद बात करते हैं अपन सॉलिड लिक्विड में। सॉलिड पार्ट लिक्विड में मिक्स हो रहा है, जैसे शुगर और सॉल्ट। नमक और शक्कर क्या है, सॉलिड है, और थोड़े से हैं जो कि ज़्यादा पानी में मिक्स कर रहे हैं। आपको पता है सॉल्वेंट मतलब ज़्यादा क्वांटिटी, सॉल्यूट मतलब कम क्वांटिटी वाला। उसके बाद बच्चों लास्ट वाले पे आते हैं, सॉलिड को सॉलिड में मिक्स किया, जैसे अलॉय। अलॉय बनता है ना, ठीक है। ब्रास होता है ना, ब्रास क्या बोलते हैं आप उसको, ब्रास का जो अपन घर में काम में लेते हैं, जैसे पीतल के लोटे, पीतल की थाली, ये सब कहते हैं ना अपन। और जो इसके बनते हैं बच्चों, मेडल भी बनते हैं, है ना, इसके काम में आते हैं गोल्ड की तरह दिखने के लिए, जो उसमें पीतल काम में लिया जाता है। वो असल में जो है मेटल आपको अर्थ क्रस्ट में नहीं मिलती, वो मिक्स करके बनाई जाती है। कॉपर जिंक का मिक्स होता है उसके अंदर, बात समझे। कॉपर और जिंक को मिक्स करके अलॉय बनाया जाता है। अलॉय ऐसा होता है जिसमें आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि दोनों मेटल मिक्स हैं क्या, बात समझे, हाँ कि नहीं। अलॉय में क्या कर रहे हो बच्चों, सॉलिड को सॉलिड में मिक्स कर रहे हो, ठीक है। अलॉय बनाते हैं, जैसे आप लोगों को पता हो गोल्ड होता है, गोल्ड बच्चों, गोल्ड के ऑर्नामेंट्स कभी भी प्योर गोल्ड के नहीं बनते, उसमें कुछ ना कुछ परसेंटेज में आपको ब्रास पीतल मिलाना पड़ता है। पीतल कैसे मिलेगा, डायरेक्ट तो मिलता नहीं है, उसको बनाने के लिए आपको कॉपर और जिंक लेना पड़ेगा। तो एक तरह से क्या होता है बच्चों, ये चीज़ें ऐसे मिक्स करनी पड़ती है इसके अंदर, ताकि क्या हो, गोल्ड की क्वांटिटी इंप्रूव हो। गोल्ड मेटल जो होता है वो सॉफ्ट मेटल होता है। अगर आप उसके ऑर्नामेंट बनाओगे ना, जो अपन पहनते हैं कान में, हाथों में, ये चीज़ें पहनते हैं बच्चों, ऑर्नामेंट्स होते हैं, ये बन ही नहीं सकते उसके, क्योंकि वो सॉफ्ट होता है, मुड़ जाएगा, लचीला होगा, टूट जाएगा, बात समझे। वो स्टेबल नहीं हो पाएगा, सॉलिड फॉर्म नहीं बनेगा। सॉलिड बनाने के लिए उसमें मेटल को मिक्स करना पड़ता है, लेकिन जब वो ऑर्नामेंट बन जाता है आपको कहीं दिखाई नहीं देता कि ये इसमें डिफरेंट मेटल ऐड है, बात समझे। मिक्स हो जाता है अच्छे से, पता ही नहीं चल पाता, अपन आइडेंटिफाई नहीं कर सकते उसमें, ठीक है। तो वो क्या हो गया बच्चों, सॉलिड का सॉलिड में मिक्सचर मतलब अलॉय। मैक्सिमम क्वांटिटी गोल्ड की ले ली, जिसमें मिनिमम क्वांटिटी आपने इस तरह की इम्प्योरिटी मिलाई ताकि उसकी प्रॉपर्टी को इम्प्रूव कर सकें, बात समझे मेरी, ठीक है। तो अलॉय फॉर्म हो गया। अलॉय भी क्या हो गया, एक तरह से होमोजीनस मिक्सचर। बच्चों ध्यान देना, हेट्रोजीनस मिक्सचर में क्या होती है, दोनों फेजेस आप क्या कर सकते हो, पहचान सकते हो। स्मोक बोलते हैं ना अपन, धुआं, डस्ट पार्टिकल होते हैं, तो डस्ट पार्टिकल दिख जाते हैं उसमें, महसूस हो जाते हैं। लेकिन जब अपन एयर की बात करें तो एयर में आप अलग अलग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। होमोजीनस कंप्लीट मिक्सिंग, हेट्रोजीनस उसमें जिसमें मिक्सिंग होती नहीं है, ठीक है। तो होमोजीनस की एग्जांपल समझ में आ गए बच्चों सारे, ठीक है। अब 2 सिस्टम अपन ने लिखे नहीं है, होने तो टोटल 9 चाहिए थे ना, 3 सॉलिड, 3 लिक्विड, 3 गैस के आपस में मिक्स होकर टोटल 9 सिस्टम मिल जाते हैं हमको, पर मिले हमको 7 बच्चों, 2 नहीं मिले, क्योंकि लिक्विड अगर थोड़ा सा आप गैस में मिक्स करते हो तो वो क्या हो जाएगा, होमोजीनस मिक्सचर नहीं बनाएगा, ठीक है। जैसे अपन क्या कह रहे थे, फॉग होता है, फॉग के अंदर क्या होता है, गैस, ज़्यादा गैस में थोड़ा सा लिक्विड मिक्स होता है, वाटर की ड्रॉप्स मिक्स होती है उसके अंदर, तो वाटर ड्रॉप्स आपको पहले ही पता चल जाती है बच्चों, कंप्लीट मिक्सिंग नहीं हो पाती, बात समझे। दूसरी चीज़ अपन ने कहा सॉलिड गैस के अंदर, ठीक है, गैस के अंदर सॉलिड के पार्टिकल, डस्ट के पार्टिकल में एग्जांपल दे रही थी बच्चों आपको, वो क्या होता है, हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है, होमोजीनस नहीं होता। आप गैस में डस्ट के पार्टिकल को डिसॉल्व कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। आप गैस के अंदर लिक्विड के पार्टिकल्स को डिसॉल्व कर सकते हो, नहीं कर सकते। मिक्स नहीं होगा, पर क्या रहेगा उसमें, प्रेजेंट रहेगा, लेकिन मिक्स, कंप्लीट मिक्सिंग नहीं होगी, बात समझे मेरी बच्चों। तो फिर ये अपन ने कहा कि ये दोनों होमोजीनस नहीं है, इस वजह से ये अपन इसके सिस्टम में इनको इंक्लूड नहीं करते। क्वेश्चन आ सकता है ना, लिक्विड और गैस का कौन सा सॉल्यूशन बनता होगा, तो आप कहोगे बनता ही नहीं है, या ये बोल दे भाई सॉलिड का गैस में कौन सा मिक्सचर बनता हो, आपको दे दिया सॉल्यूट, दे दिया सॉलिड, और आपको सॉल्वेंट दे दिया गैस, अब बोला इनका मिक्सचर क्या बनता है वो बना के एग्जाम्पल दो, तो आप सीधा लिखोगे होता ही नहीं है, बात समझ गए ना बच्चों। तो आपको पता होना चाहिए क्यों नहीं होता, क्योंकि होमोजीनस है, नहीं है, होमोजीनस होता तो मिक्सिंग हो जाती। क्लियर है बच्चों। अब आते हैं अपन इसकी प्रॉपर्टीज पे, किसकी प्रॉपर्टी, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज। सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं बच्चों। सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी में सबसे पहला क्या आएगा, मोनोफेज सिस्टम। ये कैसा सिस्टम होता है बच्चों, मोनोफेज। मोनोफेज का मतलब 2 फेज इंक्लूड हुई और मिलकर एक बना दी। जैसे 2 फेज थी, सॉल्ट अलग, सॉल्ट सॉलिड था, लिक्विड आपका वाटर था, दोनों फेज आपस में मिक्स हुई और मिक्स होने के बाद सॉल्यूशन मिल गया आपको, तो फेज क्या हो गई बच्चों, एक हो गई। सॉलिड लिक्विड में मिक्स होकर क्या बना दिया उसने, लिक्विड सॉल्यूशन बना दिया, बात समझ गए।
तो ये अपन ने क्या कहा, मोनोफेज सिस्टम होता है बच्चों। प्रॉपर्टी इसकी यूनिफॉर्म होती है, सेकंड पॉइंट इसकी प्रॉपर्टी यूनिफॉर्म होगी, इसका मतलब कंप्लीट मिक्सिंग हो चुकी है। आप किसी भी डायरेक्शन से प्रॉपर्टी उठाओगे तो कैसे मिलेगी आपको, यूनिफॉर्म मिलेगी। जैसे अपन क्रिस्टल में बात करते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर में आप क्या कहते हो, हर पॉइंट पे प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, सेम होती है। अमॉर्फस में डिफरेंट होती है, पढ़ा आप लोगों ने सॉलिड वाला, सॉलिड चैप्टर में पढ़ी ये चीज़। क्रिस्टल और अमॉर्फस की बात करते हैं तो हम कहते हैं क्रिस्टल की प्रॉपर्टी हर पॉइंट से सेम होती है। क्यों? क्योंकि वो क्या होता है, एक डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है। अमॉर्फस का होता है क्या, नहीं होता, तो उसकी प्रॉपर्टी हर डायरेक्शन से क्या होती है बच्चों, अलग अलग आती है। ठीक है, यूनिफॉर्म अपन क्या कहते हैं, मिक्सिंग जब प्रॉपर हो चुकी है तो पार्टिकल हर जगह पे यूनिफॉर्मली प्रेजेंट होंगे, तो इनकी जो प्रॉपर्टी होगी बच्चों वो क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। जैसे डेंसिटी, डेंसिटी क्या होगी, इक्वल आएगी आपकी। ठीक है, और अपन कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है बच्चों। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है ना, लाइट क्या करती है, लाइट जब सॉल्यूशन के अंदर से जाएगी बच्चों तो इंडेक्स जो आपको मिलेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाता है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वाला, तो इंडेक्स क्या होगा बच्चों, प्रॉपर रहेगा, क्योंकि पार्टिकल्स क्या है, सब जगह यूनिफॉर्मली प्रेजेंट है, तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या आएगा, इक्वल आएगा बच्चों। ठीक है, उसके बाद ऐसे और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सारी की सारी सेम आती हैं। तीसरी चीज़ अपन ने कहा कि बच्चों पार्टिकल्स के जो साइज़ है वो 10⁻⁷ से 10⁻8 तक इतना पार्टिकल साइज़ छोटा होता है। हमने कहा था ना इसके पार्टिकल साइज़ क्या होता है बच्चों, बहुत छोटा होता है। बहुत छोटा होने का मतलब क्या है, वो इजीली क्या हो जाता है, उसमें इजीली डिजोल्व हो जाता है, डिजोल्व होने के बाद दिखाई नहीं देता। तो सॉल्यूशन के पार्टिकल कितने छोटे हैं, इतना छोटा साइज़ है उसका, आप खुद इमेजिन कर सकते हो 10⁻⁷ से 10⁻8 कितना छोटा पार्टिकल साइज़ होगा इसका। ठीक है, कांट बी इजीली सेपरेट आउट, क्या आप इसको अलग कर सकते हो, आपको कहा जाए नमक को पानी में से बाहर निकालो, आप कर सकते हो, नहीं कर सकते, तो इसकी प्रॉपर्टी आ गई यही है। ठीक है, हम इसको किसी भी तरीके से अलग नहीं कर सकते। नेक्स्ट है क्या बच्चों, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी क्या होती है, पार्टिकल प्रेजेंट इन इट। इसका मतलब क्या हुआ, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करेगी, पार्टिकल्स पे, जैसे पार्टिकल होंगे वैसी प्रॉपर्टी। एग्जांपल लेते हैं हम, पानी के अंदर आपने क्या डिजोल्व किया बच्चों, शुगर भी डाला, सॉल्ट भी डाला। ठीक है, क्या शुगर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने देती है, नहीं करने देती, मतलब वो शुगर का जो सॉल्यूशन बनेगा वो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन नहीं हो सकता, बात समझे। लेकिन सॉल्ट का सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाएगी। एक एक्सपेरिमेंट होता है बच्चों इसके ऊपर भी, आपने अगर देखा हो तो आप क्या करो, एक बड़े से टब के अंदर अपन क्या करें, वाटर ले लिया हमने, ठीक है, एक बड़ा टब लिया हमने, टब के अंदर वाटर ले लिया, वाटर में आपने NaCl सॉल्यूशन डाल दिया, और अगर आप उसके अंदर सर्किट होता है आपका, बल्ब वाला सर्किट होता है, उसके दोनों वायर को अगर आप पानी में डाल दोगे बच्चों तो आपका बल्ब ग्लो करेगा। पानी में एक एंड से दूसरे एंड पे डाल दिया हमने, एक वायर आपने डाल दिया इस कोने पे, एक वायर डाल दिया दूसरे कोने पे, और आप देखोगे जितना आप NaCl उसमें डालोगे वैसे आपका बल्ब ग्लो करने लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ, NaCl की वजह से, आयंस की वजह से इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन बना ना। नमक क्या NaCl है, प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी एक वायर से दूसरे वायर में फ्लो हो रही है, बात समझे मेरी। सर्किट अगर आप तोड़ के दोनों वायर को पानी में डाल देते हो तो भी आपका बल्ब ग्लो करेगा, नॉर्मल वाटर में नहीं करेगा, सॉल्टी वाटर में करेगा, ये सॉल्ट सॉल्यूशन में करेगा, क्योंकि नॉर्मल वाटर में आयंस ही नहीं है इलेक्ट्रिसिटी को ले जाने के लिए। लेकिन अपन बात करते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन में, तो आयंस है जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। इसका मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बन जाता है हमारा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है किसमें, NaCl नमक में, लेकिन शुगर में नहीं होती, क्योंकि शुगर की प्रॉपर्टी ही नहीं है, क्योंकि वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव नहीं कर सकता, वो आयंस नहीं दे सकता, प्लस माइनस। बात समझ में आ गई बच्चों। तो अपन ने क्या बोला, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करेगी, जो भी उसमें पार्टिकल है किसके, सॉल्यूट के, सॉल्यूट के हम कह सकते हैं, सॉल्वेंट के कह सकते हैं, इनके पार्टिकल जैसे होंगे उनके अकॉर्डिंग इसकी सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी निकल के आएगी। बात समझ गए। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं बच्चों। कुछ प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं जैसे कि विस्कोसिटी, जैसे कि सरफेस टेंशन, जैसे बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, कैन वेरी विथ कंपोजिशन। कंपोजिशन कैसा है बच्चों, किस पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं, ये प्रॉपर्टीज़ उन पे डिपेंड करेंगी। बात समझ गए। ये क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। एक अपन बात कर लेते हैं नॉर्मल वाटर को, अगर हम बात करें बच्चों, नॉर्मल वाटर की बात करें, सॉल्टी वाटर की बात करें, तो सॉल्टी वाटर क्या होता है, अगर आपने देखा हो तो क्या होता है कि सॉल्टी वाटर जल्दी जम जाता है। एक सॉल्टी वाटर आप लोगे, आप चाहो कि उसकी आइस बना लो फटाफट, तो किसकी आइस जल्दी बनेगी, सॉल्टी वाटर की बनेगी या नॉर्मल वाटर की आइस बनेगी। सॉल्ट वाले वाटर की जो होती है आइस वो फटाफट बन जाती है बच्चों, और नॉर्मल वाटर की हम बनाने लगते हैं तो वो इजीली बनती नहीं, क्योंकि इम्प्योरिटी प्रेजेंट है ना,
फटाफट फ्रीजिंग पॉइंट की बात करोगे तो फ्रीजिंग पॉइंट उसका कम होगा, वाटर का ज़्यादा आएगा। बात समझे, ज़्यादा टाइम लगेगा उसको फ्रीज होने में, पहले वाले को कम टाइम लगेगा फ्रीज होने में। तो क्या हो गया, सॉल्ट डालते ही उसकी प्रॉपर्टी बदल गई, विस्कोसिटी भी बदल सकती है। ठीक है, पानी में अपन अगर ग्लिसरीन ऐड कर रहे हैं तो क्या हो गया, विस्कस हो जाएगा सॉल्यूशन। नमक ऐड कर रहे हो तो कम विस्कस होगा। ठीक है, हम शुगर ज़्यादा क्वांटिटी में डालें तो शुगर वाला विस्कस हो सकता है सॉल्ट के कंपैरिजन में। बात समझे, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन भी बदलेगा, बॉइलिंग पॉइंट, जब आप कंपोनेंट ऐड कर रहे हो तो सबका बॉइलिंग पॉइंट भी बदल जाएगा। बात समझ रहे हो बच्चों? ठीक है, तो अपन बता रहे हैं कुछ प्रॉपर्टी, जैसे विस्कोसिटी, V मतलब विस्कोसिटी, ST मतलब सरफेस टेंशन, BP मतलब बॉइलिंग पॉइंट, FP मतलब फ्रीजिंग पॉइंट। ये सब बच्चों वेरी करते हैं किसके साथ, कंपोजिशन के साथ, कि सॉल्यूशन का कंपोजिशन क्या है। सॉल्यूशन के कंपोजिशन के अकॉर्डिंग सबके वैल्यू अलग अलग आएंगे, क्योंकि जो पार्टिकल प्रेजेंट होंगे उनके अकॉर्डिंग उनकी प्रॉपर्टी हो जाएंगी। तो बच्चों ये प्रॉपर्टीज समझ में आ गई, सॉल्यूशन की क्या डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है। आगे चले अपन, अब मोलैलिटी पे आ जाते हैं। रब कर दो इसको। क्या हो गया, नींद आ रही है आज, बोरिंग हो रहा है, नींद आ रही है। थ्योरेटिकल चैप्टर है ना, इसीलिए। चल रहा है क्या सर, बंद हो गया क्या? हाँ, अब देख लो, अभी तो वैसे मैं रुक गई हूँ बीच में। मेरे पास भी तो हो गई 45 मिनट की। चलो, ज़्यादा बड़ा चैप्टर थोड़ा ना तुम्हारे, ये वाला सॉल्यूशन वाला जो है बहुत छोटा चैप्टर है। देखो बड़ा है क्या, नहीं ना। मोलैलिटी ये चीज़ें इसके अंदर ज़्यादा हैं। ज़्यादा बड़ा है क्या, नहीं ना, इतना बड़ा। वो उसमें एग्जांपल्स दे रखे होते हैं ना NCERT की बुक में, इसीलिए बड़ा हो जाता है चैप्टर, ऐसे छोटा है ये। अभी टर्मिनोलॉजी नोट करते चलो मेरे साथ, क्या क्या चीज़ें हैं ये। ये पढ़ के आए हो पहले, याद है? ये चीज़ें बहुत कंफ्यूज करती हैं ये, है ना।
ये 11th में आती ही चीज़ है। ये मेरे साथ साथ नोट कर लो इसको।
दिख रहा है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, EQ मतलब इक्विवेलेंट है ना, इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं ना, इक्वेशन नहीं इक्विवेलेंट वेट बताती हूँ, अभी बोल के समझाऊंगी ना। मोलैलिटी और आएगा अभी, नोट कर लिया, लिख लो फिर समझाओ।
बोलो, ठीक है। अब जो अपन चलते हैं कुछ सॉल्वेंट में जो बेसिक टर्मिनोलॉजी हम लोग देखेंगे बार बार कि सॉल्वेंट में सॉल्यूट और सॉल्वेंट का सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं बच्चों, सॉल्वेंट और सॉल्यूट का कितना क्वांटिटी हम लोग लेते हैं, उस क्वांटिटी का मेजरमेंट हम किस में करते हैं, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी और मोलैलिटी के थ्रू, ठीक है। मोलैरिटी क्या होती है बच्चों, मोलैरिटी का मतलब क्या बोलेंगे अपन, कितने नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट जो है वो कितना सॉल्यूशन में डिसॉल्व है। मोलैरिटी की टर्म में बताते तो हम लोग क्या कहते हैं बच्चों कि इतना नंबर ऑफ मोल्स, किसके मोल्स, सॉल्यूट के। हमको पता है सॉल्यूट के मोल्स सॉल्वेंट में डिसॉल्व है, तो जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने डिसॉल्व होंगे 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, उसको अपन किससे बता देंगे, उसकी मोलैरिटी से बताएंगे। मोलैरिटी निकालने का क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, उसको अपन कैसे निकालते हैं, इस फॉर्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं, जिसमें अपन नंबर ऑफ मोल्स को किससे बताते हैं बच्चों, स्मॉल एन, और वॉल्यूम को किससे बता दिया अपन ने, वी से बता दिया, और लीटर में लेते हैं बच्चों, इसको ब्रैकेट में ले सकते हैं अपन कैपिटल एल। कैपिटल एल का मतलब लीटर में आपने वॉल्यूम लिया है, ठीक है। एम, कैपिटल एम से अपन मोलैरिटी को बताते हैं बच्चों। यहाँ पे देखो वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, सॉल्यूट का वेट अगर अपन निकाले ग्राम में तो कैसे निकालते हैं बच्चों, ये इसकी मोलैरिटी, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम ml में, इंटू में क्या हो गया इसका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 1000। जब आपको क्या निकालना है बच्चों, वेट निकालना है सॉल्यूट का कि इतना ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व है, उसका वेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी आपके पास गिवन है, आप वो रख सकते हो, कितने वॉल्यूम में है, इतना ml वॉल्यूम के अंदर उसकी मोलैरिटी क्या आ रही है, वो वॉल्यूम ले लिया, मॉलिक्यूलर वेट लिया अपन ने, भाई किस कंपाउंड का निकाल रहे हैं अपन, तो उसके मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। NaCl का निकाल रहे हैं तो NaCl का मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1000 से करके निकाल सकते हैं, बात समझे। उसके बाद मोलैरिटी निकालनी है बच्चों, मोलैरिटी का वही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाय VmL। एक तो पहला वाला ऊपर वाला क्या था बच्चों, N/VL, क्योंकि लीटर में निकाल रहे थे। सेम वही चीज़ है, अगर मैं इसको शॉर्ट में लिखूँ तो ये क्या हो जाएगा, N/V, नीचे ब्रैकेट में आ जाएगा ml में, और ऊपर क्या हो जाएगा इंटू 1000, नंबर ऑफ मोल स्मॉल n/V, वही वाला था लीटर में, मिली लीटर में करोगे तो उसको 1000 से ऊपर चला जाएगा 1000, उसको अपन क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अब बच्चों अपन ने यहाँ पे क्या दे लिया, अगर मोलैरिटी अपन m इस तरफ लेके आते हैं, मोलैरिटी इस तरफ आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूट इन ग्राम इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम, ऊपर वाला ही फॉर्मूला है बच्चों, हाँ कि नहीं। अगर मोलैरिटी हमको निकालनी है, वेट ऑफ सॉल्यूशन गिवन है तो अपन क्या कर सकते हैं, मोलैरिटी निकाल सकते हैं, या मोलैरिटी गिवन है तो वेट ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं अपन, बात समझे। मोलैरिटी को इस तरफ लेके आएंगे, क्या हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई 1000 में, और आपके नीचे क्या आ जाएगा बच्चों, वॉल्यूम और मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं, फॉर्मूला समझ में आ गया। उसके बाद बच्चों स्ट्रेंथ पता करनी है, सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ निकालने का तरीका क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन ग्राम में निकालनी है आपको, उसको क्या करो, सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दो, तो आपको स्ट्रेंथ पता चल जाएगी। स्ट्रेंथ का मतलब क्या हुआ कि कितना क्वांटिटी सॉल्यूट की डिसॉल्व है, बात समझे। इतनी स्ट्रेंथ का, इतनी कंसंट्रेशन का आपको क्या बना है बच्चों, सॉल्यूशन बना है, तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन या स्ट्रेंथ निकालनी है तो अपन क्या लिखेंगे उसमें, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम। मोलैरिटी को हम इससे भी निकाल सकते हैं, या बच्चों अगर आपके पास दिया जाए कि स्ट्रेंथ निकालो तो स्ट्रेंथ को में मोलैरिटी डाल सकते हो आप। मोलैरिटी कितनी है, सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर वेट में डिवाइड करके निकाल लेंगे, बात समझे, मेरी पॉइंट समझ में आया बच्चों। ये क्या निकल रहा है, आपको डिफरेंट फॉर्मूले दे दिए, इससे आप क्या निकाल रहे हो, मोलैरिटी निकाल रहे हो, तो आपके पास अगर स्ट्रेंथ है, इतने ग्राम सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ आ गई, मतलब कंसंट्रेशन आ गई। कंसंट्रेशन अपन ने कह दिया 50% कंसंट्रेशन है, या फिर अपन कंसंट्रेशन की टर्म में ले लेते हैं, ग्राम में इतनी कंसंट्रेशन आपके पास आ गई, तो वो कंसंट्रेशन या वो स्ट्रेंथ को रखकर आप मोलैरिटी फाइंड आउट कर सकते हो। क्वेश्चन बच्चों अलग अलग आते हैं, मान लो क्वेश्चन में आपके पास स्ट्रेंथ गिवन है और आपको मोलैरिटी निकालने बोला, तो आप ये फॉर्मूले से निकालोगे, बात समझे। या अगर आपसे स्ट्रेंथ पूछी गई और मोलैरिटी गिवन है तो आप ये रख के निकाल सकते हो, इधर उधर लेके क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पे ले आएंगे अपन, और अपन क्या निकाल सकते हैं, सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ निकाल लेंगे, बात समझ में आई मेरी, पॉइंट क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ सॉल्यूशन की ग्राम में इंटू 1000 से करोगे, डिवाइड किससे करोगे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर वेट से कि भाई इतना अपने पास वेट था, उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को रखकर अपन मोलैरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। बात समझ में आ गई बच्चों, फॉर्मूला क्लियर है, मोलैरिटी कैसे फाइंड आउट करोगे, इज दैट क्लियर। आगे वाले पे चलते हैं अपन नॉर्मेलिटी पे। नॉर्मेलिटी को अपन किससे बताते हैं बच्चों, कैपिटल एन से बताते हैं। मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में क्या डिफरेंस है, मोलैरिटी में आप क्या बताते हो, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, यहाँ हम क्या कहते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट मोल्स 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे।
आप क्या ले रहे थे बच्चों, वर्ड चेंज हो जाता है। यहाँ पे अपन सिर्फ सिंपल नंबर ऑफ मोल्स ले रहे थे। नॉर्मेलिटी के लिए हम लोग क्या कहते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, कि इतने ग्राम इक्विवेलेंट मोल्स जो हैं वो इतने लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व होंगे। बात समझे? अभी अपन मोलैरिटी में क्या कह रहे थे, सीधा नंबर ऑफ मोल्स 1 2 3 4 5 इतने हैं। अपन यहाँ पे बताते हैं इतना ग्राम इक्विवेलेंट मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। इक्विवेलेंट वेट निकालते हो आप, इक्विवेलेंट वेट बच्चों निकालते हैं, उसका क्या तरीका होता है, इक्विवेलेंट वेट का मॉलिक्यूलर वेट को उसकी वैलेंसी से डिवाइड कर देते हैं हम लोग। बात समझे? एक क्या होता है बच्चों, मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट, और दूसरा क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट। बात समझे? ये टर्म काम में आ रहा है ना, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंसी आ रही है। ये हम 11th क्लास में पढ़ के आए हैं क्या? हाँ पढ़ा है हमने, भले ही भूल जाते हैं वो बात अलग है, लेकिन पढ़ के तो आते हैं। देखो बच्चों एक चीज़ बताती हूँ, हैं, एक तो अपन क्या कहते हैं बच्चों, देखो यहाँ पे तब आपको क्लियर हो जाएगा। एक होता है आपका एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट का मतलब एटम से जुड़ा हुआ, एटम मतलब आपका कोई भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनके वेट एटॉमिक वेट। मॉलिक्यूलर वेट क्या होते हैं बच्चों, इनके मॉलिक्यूल, जैसे CO2, जैसे H2O। मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए क्या करते हैं, एटॉमिक वेट को प्लस कर देते हैं, मॉलिक्यूलर वेट निकल जाता है। एटॉमिक वेट हमको पता है, इनका जो गिवन होगा टेबल में वही होगा एटॉमिक वेट। मॉलिक्यूलर वेट इनको काउंट करके निकाल लोगे, वो उसका मॉलिक्यूलर वेट हो गया बच्चों। अब इक्विवेलेंट वेट निकालना पड़ता है, तो इक्विवेलेंट वेट क्या आता है बच्चों, ये देखो आप इक्विवेलेंट वेट निकालते हो आप, तो इक्विवेलेंट वेट किससे निकालते हो, कि जो भी आपके पास एटम है, चाहे एटम ले लें चाहे अपन आयंस ले लें, उनकी जो वैलेंसी होती है ना बच्चों, उससे डिवाइड करके निकालते हैं अपन। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट निकालने का तरीका क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट निकालने का तरीका होता है एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर BF, या फिर मॉलिक्यूल के लिए निकाल रहे हो तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय इसके वैलेंसी फैक्टर से। बात समझ गए? वैलेंसी फैक्टर क्या होते हैं, अगर एटम है तो एटम आयन की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, तो आयन पे जो भी चार्ज होगा उससे आप डिवाइड कर दोगे। सोडियम आयन है जैसे Na+ के ऊपर चार्ज कितना है बच्चों, 1 चार्ज है। 1 चार्ज से जब आप सोडियम का वेट डिवाइड करोगे 23 डिवाइडेड बाय 1, तो जो आएगा 23 निकल।